से पूछे जाएंगे और अच्छे और सही टॉपिक क्या है। क्योंकि बेटा हम फिर आपको बता रहे हैं कि जो आप पढ़ते हैं कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई नहीं होता है बल्कि इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्या होता है? इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे एक उदाहरण तौर पे आप समझ लीजिए, यदि एक प्रश्न हमने आपको पढ़ा है कि गांधी जी का जो जन्म हुआ है वो पोरबंदर में हुआ था, कहाँ? गुजरात में। ठीक है, अब प्रश्न है वो छोड़ के प्रश्न ऐसे आ जाए कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो प्रश्न चेंज है। ठीक है, अब आप कहोगे कि आपने पढ़ाया था वो तो नहीं आया। ठीक है, और इसी के साथ में यदि हम आपके लिए गांधी जी की जीवनी याद करा दें, क्या जीवनी, और अच्छे से पढ़ा दें, ठीक है, जीवनी, तो जीवनी क्या हो गई? वो टॉपिक हो गया। चाहे तो यहाँ पे गांधी जी की माता का नाम पूछे या पिता का नाम पूछे या जन्म पूछे या मृत्यु पूछे, ठीक है, तो सारे के सारे प्रश्न यहीं हल हो जाएंगे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्या होता है? इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, ना कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज किए हैं जहां से प्रश्न बनने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको कराएंगे जीव विज्ञान। क्या कराएंगे? जीव विज्ञान का सिलेबस बताएंगे। जीव विज्ञान, ठीक है, और जीव विज्ञान वैसे भी थोड़ा मोस्ट इसलिए है कि आगे चल के जब आप तैयारी करेंगे, ठीक है, यदि आप अच्छे अंक से पास होते हैं और आप प्रयास करें कि नहीं मुझे बायोलॉजी से करना है या साइंस आर्ट से जो पढ़ना है, कुछ बच्चे होते हैं पीसीएम ग्रुप में चले जाते हैं, जैसे मैथ ले लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। कुछ बच्चे होते हैं कि मतलब बायोलॉजी से पढ़ते हैं, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ले लेते हैं। कुछ बच्चे बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ यदि आप जीव विज्ञान का पोर्शन थोड़ा लंबा है, ठीक है, और मैंने बहुत सी चीज़ें इसमें नोट की हैं, इससे क्या होगा कि आपके लिए थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। देखो यहाँ से अगर इतना सब पढ़ लेते हैं तो आपका बेस मजबूत हो जाएगा। क्या? बेस, और बेस बहुत ज़रूरत है। बेस मतलब होता है बेसिक्स। यदि आपको बेसिक्स नॉलेज हो जाती है तो उससे आपको एक लाभ ये हो जाता है। ठीक है, तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो 10th क्लास की जीव विज्ञान है और यहाँ से मतलब एक होगा खंड आ और एक होगा खंड बा। खंड आ और खंड बा। खंड आ में आपके बाउंड्री टाइप के प्रश्न होंगे। क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 7। क्या पूछे जाएंगे? 7। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, वो आपके होंगे 18 नंबर के। कितने को होंगे? 18 के। तो कुल आपके 25 अंक का होगा। ये कितने अंक का होगा? 25। ठीक है, 7 जो प्रश्न होंगे वो बाउंड्री टाइप के प्रश्न होंगे, वो आपको ओएमआर शीट मिलेगी, वहाँ फिल करना है, ठीक है। और खंड बा में आपके जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे वो कितने होंगे? 18 नंबर के होंगे, ठीक है। कुल योग आपका 25 अंक का होगा। कितने का होगा? 25 का, ठीक है, 25 अंक का होगा। कितना होगा? 25 अंक का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने आपके 4 चैप्टर हैं जिनमें सबसे पहले आपका जैव प्रक्रम। क्या? जैव प्रक्रम। दूसरा चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। समन्वय। तीसरा चैप्टर है आपका जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं। और चौथा चैप्टर है आपका आनुवंशिकता के सिद्धांत। आनुवंशिकता के सिद्धांत। आनुवंशिकता के सिद्धांत। इस बार क्या है कि आपके सिलेबस में से ये चैप्टर जो है नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है, ये हटा दिया गया है। लेकिन हमने नहीं छोड़ा ऐसे। क्यों नहीं छोड़ा है? कारण क्या है? देखो कहते हैं कि जंजीर कितने भी मजबूत हो, ठीक है, यदि उसकी एक कड़ी कमज़ोर है तो जंजीर को हम मजबूत नहीं कह सकते हैं, ठीक है, पता नहीं वहीं से टूट जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये चैप्टर जो होते हैं ना क्रम से, जब किताब छपती है या आपका मॉडल पेपर छपता है तो जो लेखक होता है, जो राइटर होता है, वो कड़ियाँ जोड़ के रखता है। यदि आपको पहला चैप्टर अच्छे समझ में आ जाता है, ठीक है, तब दूसरा समझ में आ जाएगा। जब दूसरा समझ में आ जाएगा फिर आपको तीसरा समझ में आ जाएगा। जब तीसरा समझ में आ जाएगा वैसे ही चौथा समझ में आ जाएगा। अब आप उल्टा कर दीजिए कि भैया जैव प्रक्रम है, आनुवंशिकता ऊपर कर दीजिए और उसके बाद जीव जनन कैसे करते हैं, उसके बाद नियंत्रण एवं समन्वय कर दीजिए। आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ, नहीं समझ में आया। ऐसा क्या है कि जैसे जब आपने भाषा सीखी होगी, कोई जैसे माने हिंदी भाषा सीखी, तो आपको पहले क्या वर्णमाला पढ़ाई गई होगी, जैसे छोटा है, बड़ा है, ऐसे गाया गया होगा, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि ये बाद में सीख लेंगे, पहले हिंदी पढ़ना सीख लें,
तो आप सीख पाते नहीं सीख पाते। ऐसे ही आप इंग्लिश है, ठीक है, यदि आप इंग्लिश पढ़ने गए होंगे तो आपको सबसे पहले ABCD पढ़ाई गई होगी और आपसे कह रहे चलो ABCD बाद में पढ़ लेंगे, पहले क्या करते हैं, ठीक है, इंग्लिश पढ़ना सीख लेते हैं, कभी नहीं सीख पाते आप, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है कि चैप्टर एक दूसरे लिंक होता है, क्या होता है, लिंक होता है, ठीक है। भले ही आपके सिलेबस में नहीं है, प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हमने इसको नहीं छोड़ा है और आप भी नहीं छोड़ना। आपको क्या पढ़ना है, भले आप एग्जाम की दृष्टि से ना पढ़ें लेकिन समझने की दृष्टि से पढ़ें। यदि आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो पहला चैप्टर है आपका जैव प्रक्रम, ठीक है। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो कहते हैं सजीवों में होने वाली, देखो जब हम किसी पदार्थ को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, तो या तो वो निर्जीव है या सजीव है। सजीव किसे कहते हैं, इसमें जान होती है, और निर्जीव किस में कहते हैं, इसमें जान नहीं होती है। तो सजीवों में होने वाली विभिन्न, सजीवों में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को सजीवों में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को हम जैव प्रक्रम कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। अब सजीवों में कौन सी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जैसे पोषण, सजीवों को पोषण की आवश्यकता होती है, ठीक है। श्वसन, श्वसन की आवश्यकता होती है। नंबर 3 वृद्धि, सजीवों की वृद्धि भी होती है, ठीक है। और विसरण, सजीवों में विसरण भी होता है, विसरण, ठीक है, विसरण। और नंबर 5 परिवहन, परिवहन। आप कह सकते हैं ये क्रियाएं निर्जीवों में होती होंगी, नहीं, ठीक है, ये क्रियाएं किस में होती हैं, सजीवों में होती हैं। किसमें, सजीवों में पोषण की आवश्यकता होती है, सजीवों में श्वसन की आवश्यकता होती है, सजीवों में वृद्धि होती है, सजीवों में विसरण होता है और सजीवों में परिवहन होता है, ठीक है। यदि आप ये 5 बिंदु को अच्छे समझ लेते हैं तो आपका जो जैव प्रक्रम है वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन समझना है सही से। कैसे, सही से। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या है, अच्छा, जीव विज्ञान की परिभाषा तो पता ही होगी आपको। कहते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब कह रहे होंगे बाद में बताया सर, ठीक है, तो बाद में इसलिए बताया है कि आप तो समझदार बच्चे हैं, समझ लेते होंगे, ठीक है। और हमने वैसे भी बच्चों की तो टॉपिक नोट करते जाएंगे साथ साथ, ठीक है। सबसे पहले आपको स्टार्ट करें, सही है, जैव प्रक्रम। पहला टॉपिक हम याद करेंगे पोषण, कि भैया पोषण क्या है, ठीक है, पोषण। फिर हम याद करेंगे पोषण के कार्य, पोषण के कार्य, इन्हें अच्छे से तैयार करना है आपके लिए, सही है। पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण एवं कैल्विन चक्र, एक किताब में दिया हुआ कैल्विन चक्र, ठीक है। उसे खुद समझें और नहीं समझ में आया तो टीचर की मदद से समझ लें, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मानव पोषण, मानव पोषण तथा मानव पोषण के विभिन्न चरण, मानव पोषण के विभिन्न चरण, ठीक है।
मानव पोषण के विभिन्न चरण। ठीक है, अगले अब पढ़ना है आपको श्वसन। क्या क्या श्वसन, श्वसन से श्वसन के प्रकार, श्वसन समझना है, श्वसन के प्रकार। ठीक है, श्वसन के प्रकार, श्वसन समझना है, फिर श्वसन के प्रकार समझना है। ठीक है, श्वसन तथा दहन में अंतर, श्वसन तथा दहन में अंतर। ठीक है, मनुष्य का श्वसन तंत्र, मनुष्य का श्वसन तंत्र, वहन या परिवहन, वहन या परिवहन, जंतु में परिवहन, वितरण एवं प्रसंचरण, जंतुओं में परिवहन, वितरण एवं प्रसंचरण। रक्त के कार्य, रक्त के कार्य, रक्त तथा लसिका में अंतर, मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो हमने जी क्या बताया आपके लिए, जैव प्रक्रम। आपका जो जैव प्रक्रम है वहाँ से आपको इतना तैयार करना है। पोषण, पोषण समझना है, पोषण किसे कहते हैं, कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण के कार्य क्या हैं। ठीक है, कि पोषण के कार्य क्या है। ठीक है, पोषण के प्रकार। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, केल्विन चक्र समझना है, मानव पोषण तथा मानव पोषण के विभिन्न चरण, फिर श्वसन समझना है। ठीक है, श्वसन के प्रकार श्वसन तथा दहन में अंतर समझना है, मनुष्य का श्वसन तंत्र, सही है, वहन या परिवहन समझना है, जंतु में परिवहन, वितरण एवं प्रसंचरण समझना है, रक्त के कार्य समझने हैं, रक्त तथा लसिका में अंतर समझना है, मानव उत्सर्जन समझना है। यदि आप इतना सब तैयार कर लेते हैं जी, टॉपिक हैं, आपको लग रहे होंगे वन लाइनर है, ऐसा नहीं है, इन्हें समझना है, पढ़ना है। ठीक है, और इनसे बाहर आपका नहीं होगा। यदि जैव प्रक्रम चैप्टर से कुछ पूछा जाएगा, यदि आपको इतने तैयार है, ठीक है, तो यहाँ से बाहर नहीं होगा। हम फिर कह रहे हैं पढ़ना नहीं है, समझना है। क्या समझना है? जब चीज़ों को हम समझ जाते हैं, आप समझ जाते हैं पोषण क्या है, ठीक है, या आप समझ जाते हैं पोषण के कार्य क्या है, आप समझ जाते हैं पोषण के प्रकार क्या हैं, तो प्रश्न बिल्कुल नहीं छूटेगा। ठीक है, क्या करना है आपको? पढ़ना नहीं है, समझना है। पढ़ा तो अपने साल भर होगा, ठीक है, पूरी साल पढ़ा है, पेपर पास में है, ठीक है। अब क्या करना है आपको? समझना है, ठीक है। समझ जाते हैं तो समझने से क्या होता है कि चीज़ों को हम भूलते नहीं हैं, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर है। अब हम दूसरा बता रहे हैं, दूसरे चैप्टर से टॉपिक कौन कौन से हैं, ठीक है। जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय। जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय।
जंतु में तंत्र का तंत्र, तरह जंतुओं में तंत्र का तंत्र, तंत्र का कोशिकाएं, तंत्र का कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना, मानव तंत्र का तंत्र, तंत्र का तंत्र, मानव तंत्र का तंत्र, मानव मस्तिष्क की संरचना, मानव मस्तिष्क की संरचना, मानव मस्तिष्क की संरचना, मानव मस्तिष्क के प्रकार, मस्तिष्क के प्रकार, मानव की रीढ़ या मेरुरज्जु, मानव की रीढ़ मेरुरज्जु, मेरुरज्जु के कार्य, तंत्र का तंत्र के कार्य, तंत्र का तंत्र के कार्य, पेशियां कैसे कार्य करती हैं, पेशियां कैसे कार्य करती हैं, पादप हार्मोन्स क्या है, पादप हार्मोन क्या है, वृद्धि रोधक हार्मोन्स, वृद्धि रोधक हार्मोन्स, ग्रंथियां किसे कहते हैं, ग्रंथियों के प्रकार, हार्मोन्स, हार्मोन्स की विशेषताएं, हार्मोन्स के कार्य, हार्मोन्स के कार्य, हार्मोन्स का हमारे शरीर में महत्व, हार्मोन्स का हमारे शरीर पर महत्व, हार्मोन्स और एग्जाम में अंतर,
एंजाइम में अंतर। ठीक है, तो जीवों में नियंत्रण में समन्वय में, वैसे ये चैप्टर आपके में है नहीं, ठीक है, लेकिन आपको इसे तैयार करना है। यदि आप इसे पढ़ लेते तो बाकी चैप्टर आपको समझ में आ जाएंगे और इससे एक बेस मजबूत हो जाएगा आपका आने वाले कल के लिए। ठीक है, आने वाले कल के लिए। ठीक है, देखो जीवों में नियंत्रण में समन्वय, जंतु में तंत्र का तंत्र, इसे पढ़ना है। तंत्र का कोशिकाएं अच्छे से तैयार करना है। तंत्र का कोशिका की संरचना, मानव तंत्र का तंत्र, मानव मस्तिष्क की संरचना, मानव मस्तिष्क के प्रकार, मानव की रीढ़ या मेरुरज्जु, मेरुरज्जु के कार्य, तंत्र का तंत्र के कार्य और पेशियां कैसे कार्य करती हैं, पादप हार्मोन क्या है, वृद्धि रोधक हार्मोन्स क्या है, ग्रंथियां किसे कहते हैं, ग्रंथियों के प्रकार, फिर हार्मोन्स, हार्मोन्स की विशेषताएं, हार्मोन्स के कार्य, हार्मोन्स का हमारे शरीर पर महत्व और हार्मोन्स और एंजाइम में अंतर। इतना आप तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो उम्मीद है आपको मतलब बेस बहुत मजबूत हो जाएगा, मतलब बेसिक्स बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तैयार करना है, ठीक है, पढ़ना नहीं है। ठीक है, अब तक तो पढ़ाई है, अब क्या करना है, समझना है अच्छे से। ठीक है, अब हम तीसरा चैप्टर में से बताएंगे आपके लिए। जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। जनन क्या है, जनन क्या है, जनन आवश्यक क्यों, इनकी आवश्यकता, इनकी आवश्यकता क्या है, जीवों में जनन तथा उसकी विधियां, जनन तथा उसकी विधियां। DRXC राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, DNA, पूरा नाम क्या होगा, DNA। DNA का महत्व, DNA का महत्व, मानव में लैंगिक जनन, मानव में लौकिक जनन, लौकिक जनन, लौकिक प्रजनन का महत्व, प्रजनन का महत्व, लौकिक अलौकिक तथा लौकिक जनन में अंतर और अलौकिक तथा लौकिक जनन में अंतर, परागण तथा निषेचन में अंतर, में
अंतर, स्वपरागण व परपरागण में अंतर, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर, परपरागण में अंतर, पुरुष में यौनावस्था, यौना, यौनारंभ, यौनारंभ, यौवनारंभ, सॉरी यौवनारंभ, यौवना, यौवनारंभ, लड़कियों में यौवनारंभ, यौवनारंभ, परिवार नियोजन की आवश्यकता, यहाँ से तो प्रश्न जरूर बनेगा, परिवार नियोजन की आवश्यकता, ठीक है। परिवार नियोजन की विधियाँ, परिवार नियोजन की विधियाँ, ठीक है। परिवार नियोजन के कार्यक्रम में समस्याएं, क्रम में समस्याएं, ठीक है। तो क्या है, जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर में से आपको क्या तैयार करना है, जनन क्या है, जनन की आवश्यकता, जीवों में जनन तथा उसकी विधियाँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल मतलब डीएनए क्या है, डीएनए का महत्व क्या है, मानव में लौगिक जनन, लौगिक प्रजनन का महत्व, अलौगिक तथा लौगिक जनन में अंतर, परागण तथा निषेचन में अंतर, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर, पुरुष में यौवनारंभ कब होता है, लड़कियों में यौवनारंभ, परिवार नियोजन की आवश्यकता, परिवार नियोजन की विधियाँ, परिवार नियोजन के कार्यक्रम में समस्याएं, ठीक है। और यदि आप जीव जनन कैसे करते हैं इसमें से इतना सब पढ़ लेते हैं तो यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं आएगा, यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं आएगा। बस आपको ये तैयार करना है, हम फिर बार बार दोहरा रहे हैं कि आपको पढ़ना नहीं है, इनको क्या करना है, समझना है। पढ़ा तो अपने साल भर है, अब क्या है, समझना है। यदि आप इनको समझ गए तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। उम्मीद हम ऐसी करते हैं, ठीक है, उम्मीद नहीं विश्वास है। इन टॉपिक को समझना है आपके लिए, अपने टीचर की मदद से समझना है। मोहल्ले में पढ़ने वाले बहुत बच्चे होते हैं जो आपको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। एक टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें आप, और आपने एक ही टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लिया, ठीक है, तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका। और बेस तो इतना मजबूत हो जाएगा कि आने वाले क्लास में आप झंडे गाड़ोगे। बस लास्ट चैप्टर है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आनुवंशिकता एवं जैव विकास। ग्रेगर जॉन मेंडल कौन है, आनुवंशिकता के जनक हैं। कौन है, आनुवंशिकता के जनक। इनके बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करने हैं। मेंडल द्वारा चयनित मटर के साथ विपरीत लक्षण।
प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षणों में अंतर। प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षणों में अंतर। अंतर। मेडल के नियमों का महत्व। जैव विकास सिद्धांत। जैव विकास सिद्धांत। लैमार्कवाद। जैव विकास सिद्धांत प्रतिपादक कौन? लैमार्कवाद। तो लैमार्क हैं, ठीक है, इनके बारे में चार्ल्स डार्विन। जैव विकास की व्याख्या करिए इन्हें। जैव विकास, इसको अच्छे तैयार करना है। व्याख्या डार्विनवाद तथा लैमार्कवाद की तुलना। जीवाश्म की आयु का निर्धारण। जीवाश्म की आयु का निर्धारण। और एक तैयार कर लो आप, मानव विकास। मानव विकास, ठीक है। तो ये आपका अंतिम चैप्टर है। यहाँ से क्या है, ग्रेगर जॉन मेडल, ठीक है, ये आनुवंशिकता के कौन है? जनक है, ठीक है, इन्हें अच्छे से पढ़ लो। मेडल द्वारा चयनित मटर के 7 विपरीत लक्षण तैयार कर लो सही से। प्रभावी या प्रभावी लक्षणों में अंतर। मेडल के नियमों का महत्व क्या है? जैव विकास के सिद्धांत। लैमार्कवाद, लैमार्कवाद को अच्छे से पढ़ लो आप। चार्ल्स डार्विन, जैव विकास की व्याख्या, इसे अच्छे से पढ़ लो। डार्विनवाद तथा लैमार्कवाद की तुलना सही समझ लो। जीवाश्म की आयु का निर्धारण और मानव विकास। यदि इतना सब आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, हमने आपको 4 चैप्टर बताए थे, यदि जीव विज्ञान से आप 4 चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये आपका क्या बेस बन जाएगा, और बेस बहुत मजबूत वाला बेस बन जाएगा। यहाँ से क्या होगा कि आपके इस परीक्षा में तो नंबर अच्छे आएंगे, और आने वाली परीक्षा के लिए आप पहले से तैयार हो जाओगे। मतलब जब आप कक्षा 11-12 में जो पढ़ेंगे जाके, नहीं तो अगर इतना आपका मजबूत है, मतलब आपने पढ़ा नहीं है, इसको समझ लिया अच्छे से, तो आप झंडे गाड़ोगे। मतलब बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है आप इतना करेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए ऐसे ही और हमारा साथ देते रहिए। इससे क्या है, थोड़ा हमारा ही मनोबल बढ़ता रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।